नमस्कार, स्वागत है आपका गणित नामा में। मेरे साथ आप कर रहे हैं मैथ का रिवीजन। 4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीटली रिवाइज कर ली हैं। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5, समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी पहले जान लेते हैं। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं और 6 मार्क्स की ये एक्सरसाइज है आपकी। 6 नंबर के प्रश्न आते हैं जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर एक क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ये एक नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। उस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिमम चांस है एक नंबर, 2 नंबर का एक और एक 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आने की। तो 3 एक्सरसाइज हैं, पहले में से 1, दूसरे में से 2 और तीसरे में से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, समांतर श्रेणी आपकी क्या है। देखिए समांतर श्रेणी क्या है, आपको एक संख्याओं की लिस्ट है, संख्याओं की सूची है और उस संख्याओं की सूची में एक खास पैटर्न है। मतलब संख्याएं रैंडम नहीं है, जैसे 1, 5, 10, 11, 15, 20 ऐसे नहीं है। उस सूची की संख्याओं में एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? पहले पद के बाद आने वाला प्रत्येक पद, पहले पद के बाद आने वाला प्रत्येक पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो पहला पद है आपका a, अब इस पद में हमने जोड़ दिया d, तो पद हो गया आपका a प्लस d। अब a प्लस डी के बाद हम फिर जोड़ेंगे वापस d, तो a प्लस डी पहले से है, अब हो जाएगा a प्लस 2d, नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस टाइप से ये सूची बनती है। अगर इस टाइप की ये लिस्ट है तो इसको हम बोलेंगे समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में लिखेंगे एपी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, 2, 3, 4, 5 की कोई भी टेबल ले लो। एक तो ये आपका एग्जांपल हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखिए पैटर्न है या नहीं। ऐड किया 2, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, ऐसे करके चलता जाएगा। तो यही है आपकी समांतर श्रेणी। 1/2, 1, 1 से 1/2, 2, 5/2, ये भी आपकी समांतर श्रेणी है। देखिए क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे हाफ है, हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो 1, 1 में हाफ ऐड करेंगे तो 1.5, फिर इसमें हाफ ऐड करेंगे तो 2, 2 में हाफ ऐड करेंगे तो 2.5, 2.5 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 आएगा। मतलब आधा, फिर आधा और आधा 1, 1 और आधा 1.5, 1.5 और आधा 2, 2 और आधा 2.5, इस टाइप से चलती जाएगी। ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग भी हो सकती है। जैसे मान लो 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, ऐसे भी ये हो सकती है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है इसमें वो हो जाएगा -2। अगली संख्या में हम क्या ऐड कर रहे हैं? -2। तो ये तो हो गई आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले लेते हैं एक्सरसाइज 5.1। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद उनको सोल्व करेंगे। देखिए 5.1 का पहला क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपको ये प्रॉब्लम दी हुई है, तो ये एक एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है। तो पहले वापस यही देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है? जब पहले पद के बाद अगला हर पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब वो संख्या हर जगह बराबर रहेगी। अगर जैसे यहां हमने ऐड किया है कोई संख्या, तो इस पद से इस पद पे जाने के लिए भी वही संख्या ऐड करेंगे, इससे नेक्स्ट पे जाने के लिए भी वही संख्या ऐड करेंगे, उससे नेक्स्ट पे जाने के लिए भी वही संख्या ऐड करेंगे, और उसको बोलते हैं हम डी या कॉमन डिफरेंस। पहला केस देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। देखो सिंपल है, एक टैक्सी का किराया, उस किराए की सूची बनाने है हमें।
हर किलोमीटर के लिए। जब पहले किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपए और अगले हर किलोमीटर के लिए किराया 8-8 रुपए आपका बढ़ता जाता है। तो केस हो गया आपका पहले किलोमीटर के लिए किराया 15। अब 1 किलोमीटर के बाद अगर हम 2 किलोमीटर चलेंगे तो किराया हो गया 23 रुपए। 3 किलोमीटर चलेंगे तो किराया 31। 4 किलोमीटर चलेंगे तो 39। देखिए भाई 1 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपए बढ़ जाएगा, फिर 1 किलोमीटर चलेंगे फिर 8 रुपए बढ़ जाएगा, फिर 1 किलोमीटर चलेंगे फिर 8 रुपए बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब आपको देखने से ही पता लग रहा है कि एपी है या नहीं है। तो आंसर हो गया आपका यही, एपी है, क्योंकि हर पद के बीच में डिफरेंस है 8। तो डी बराबर 8। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। 1 नंबर का सवाल है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, मैथ की बजाय समझने पे ध्यान दोगे तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। कैलकुलेशन लिखना और जोड़ बाकी करना उससे ज्यादा इसको सिर्फ समझो। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है उसमें हवा है, तो उससे आपको सूची बनानी है। कैसे? व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग एट ए टाइम। सिलेंडर में कुछ हवा है, एक वैक्यूम पंप हमने लगा दिया है। क्या करेगा? जो भी उसमें हवा है उसका 1/4 बाहर निकाल देगा। फिर उसमें कुछ हवा बची, उसका 1/4 फिर बाहर निकाल देगा। फिर जो हवा बची उसका 1/4 फिर बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें ये लिस्ट बनानी है। देखिए मान लीजिए ये आपके पास सिलेंडर है। अब इसमें कितनी हवा है हमें यूनिट नहीं लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट बनानी है। मीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, मिलीमीटर क्यूब में है या लीटर में है, जो भी है। हमने क्वांटिटी ले ली, हवा है तो एयर, ऐसे ही डिनोट कर लो आप। मान लीजिए ए हवा है इसमें, तो पहला नंबर हो गया आपके पास ए, एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अभी कितनी हवा है? ए। अब इस ए का 1/4 बाहर निकाल देंगे। तो देखो ए का 1/4, अब कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल आपको सीखना है कि ए का 1/4 निकालेंगे तो 3/4 बचेगा। तो ए का बच गया 3/4 ए। ठीक, नेक्स्ट अब जो बची है उसका 1/4 निकालेंगे। तो 3/4 का 1/4 बाहर निकालेंगे, तो इसका 3/4 बचा। तो इसका 3/4 करने के लिए क्या करेंगे? हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3/4 स्क्वायर ए। नेक्स्ट अब इसका 1/4 बाहर निकालेंगे, तो ये जो हवा बची इसका 3/4 हमारे पास बच जाएगा। तो इसका जब 3/4 करेंगे तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा। जब 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर पहले से ही है, क्यूब ए। तो अब देखो पैटर्न बना यहाँ पे, 3/4 ए, 3/4 का स्क्वायर ए, क्यूब ए, फिर इसकी पावर 4a, पावर 5a, पावर 6a, ऐसे करते ही पैटर्न बनता जाएगा। मान लो n पदों तक जा रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, पैटर्न तो है, लेकिन क्या हमारी एपी की कंडीशन यहाँ पे बन रही है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1/4 का, देखने से पता लग रहा है ये ए है और ये 3/4 ए है। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 1/4। ठीक है, अब यहां से जब हम यहां गए तो अगर इसमें से 1/4 माइनस करते तो यह आता 2/4, मतलब 1/2। लेकिन ये आ रहा है आपके पास 3/4 का स्क्वायर मींस 9/16। तो 9/16 और इसका डिफरेंस देख लीजिए, 9/16 माइनस 3/4 बराबर एलसीएम लेंगे 16, यहां रहेगा 9, 4 से डिवाइड करेंगे 16 में, 4 और 4 3 12, तो ये आ गया माइनस के 3/4। तो ये जो डी है यहां पे माइनस 1/4 है, यहां पे माइनस 3/4 है और यहां पे कुछ अलग होगा, तो ये एपी नहीं है। थर्ड देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 इज डिपोजिटेड
एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए लिस्ट किससे बनानी है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, मतलब बैंक में अकाउंट में कितने पैसे हैं, कब? हर साल। ठीक है, अब हर साल बैंक में पैसे, तो बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर एनम की रेट पे। पीए का मतलब है पर एनम, मतलब वार्षिक, 8% वार्षिक। तो सूची बनाइए, कितने जमा किए हमने? 10,000। ये हमारे पास पहली संख्या हो गई। अगले साल ये पैसे बढ़ के कितने हो जाएंगे? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप याद कीजिए मिश्र धन, कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिश्र धन मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मिश्र धन का आपके पास फॉर्मूला है P मीन्स प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 इसकी पावर T। याद कीजिए यही फॉर्मूला है, 7वीं या 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। P है प्रिंसिपल, ये 1, ये R है रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर, ये 100, और ये T है मतलब टाइम इन ईयर्स, ये है समय वर्षों में, मतलब कितने साल हो गए। तो पहले साल के लिए T हो जाएगा आपका 1। टोटल जो अमाउंट है बैंक में वो हो जाएगा आपका ये मिश्र धन, मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो 1 प्लस R है आपका 8/100 और इसकी पावर 1। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आएगी, ये हो जाएगा आपका 10,000 1 प्लस 8/100 इसकी पावर 2। नेक्स्ट 1 प्लस 8/100 की पावर 3। ऐसे करके आपका ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 10,000 गुणा 1 प्लस 8/100 इसकी पावर 1, 1 प्लस 8/100 की पावर 2 और 1 प्लस 8/100 की पावर 3। तो ये रैखिक रूप से नहीं बढ़ रहा है, मतलब हर दो पदों के बीच में एक समान अंतर या कॉमन डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको सोल्व करने पे पता लगेगा। जब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा देखो, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1 माइनस 10,000 में से 10,000 दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 माइनस 1। 800। कुल मिला के 10,000 पे 800 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। भाई यहां से जब हम यहां जाएंगे तो इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, प्रिंसिपल तो हमारा वैसा का वैसा है ही, और 8% पे सीधा सीधा 10,000 का 8% निकालेंगे 800 रुपए, तो डिफरेंस आ गया 800 रुपए। लेकिन जब यहां जाएंगे तो यहां जो डिफरेंस है वो आपका 800 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो डिफरेंस कॉमन होता, लेकिन यहां सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए यहां पे 800 रुपए ब्याज मिला है। लेकिन अगले साल जब ब्याज निकलेगा तो इस 800 रुपए का भी इंटरेस्ट मिलेगा हमें, तो इसलिए ये इंटरेस्ट यहां पे बढ़ जाएगा। देखिए अब हमें इस टर्म और इस टर्म में डिफरेंस फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, सिंपल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है केवल, और आसान है, सिर्फ ध्यान से देखना है। 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 1। दोनों में कॉमन क्या है? 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1। यहां से क्या बचा? 1 प्लस 8/100 की पावर 1, क्योंकि 1 तो हमने कॉमन ले लिए, तो ये बचा 1 प्लस 8/100 की पावर 1 माइनस यहां पे बच जाएगा 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही कॉमन है।
अब देखिए, जब इसको हल करेंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा और इसको हम गुणा करेंगे 8/100 से। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, इसको मिटा देता हूं। दस हजार इंटू, जब इसको सोल्व करेंगे तो 100 एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा 100 + 8 मतलब 108/100। और इसको जब गुणा करेंगे किससे, 8/100 से, क्योंकि यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, 1 से 1 कट गया और ये जो प्लस 8/100 है ये ब्रैकेट में है, तो इंटू 8/100, 2 जीरो और 2 जीरो मतलब 4 जीरो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 108 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 864। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आया 864। देखो ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आए कि इसमें से ही इसको माइनस करना है। ये 864 आपको मैं सिंपली यहां बता सकता हूं, देखो कैसे हुआ। 10,000 पे इंटरेस्ट हुआ 800 रुपए 8% से। फिर इसके बाद क्या होगा, ये 10,000 तो है ही, इस 800 पे भी आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,000 पे मिला हमें 800 और 800 पे मिला 64, तो इसलिए हो गया 864 रुपए। कितना हो गया, 864 रुपए। और जब अगली बार ब्याज मिलेगा तो किस किस पे मिलेगा, 10,000 पे, 800 पे और 864 पे। तो ये डिफरेंस आपका अलग अलग हो जाएगा, तो ये एपी नहीं है। तो ध्यान से देखिए, इतनी कैलकुलेशन आप करो या ना करो, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि ये 864 कैसे आया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट 800, यहाँ पे इंटरेस्ट 864 और फिर उसके बाद में इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। अब फाइंड में आपको पता लग गया कि डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है, आपका सवाल खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बाकी बचे हुए क्वेश्चन में लगभग सभी तरह के क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, मुश्किल से भी 5 मिनट लगेगी, सारे सवाल आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। आपको पहले 4 पद लिखने हैं, ए और डी आपको दिया हुआ है। अब देखो यहां देखने से आपको पता लग रहा है, पहला पद है 10 और डिफरेंस है 10, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ही आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है a बराबर -2 और डिफरेंस बराबर 0, मतलब डिफरेंस है ही नहीं, तो हर पद आपका हो जाएगा -2, -2, -2, -2। ठीक। नेक्स्ट है a बराबर -1.25 और डिफरेंस है आपका -0.25, तो -1.25 है और -0.25 है आपका d, मतलब माइनस की संख्या है पहला पद और उसमें माइनस ही ऐड करना है, तो नेक्स्ट की संख्याएं जो आएंगी माइनस में आपकी बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो माइनस में 1.25 और माइनस में 0.25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1.5, क्योंकि 25 और 25 हो जाएगा 50, तो -1.50। फिर -2.5 ऐड करो, सॉरी 0.25 ऐड करो तो 1.75, मतलब माइनस के 1.75, फिर -2, -2.25, -2.50, -2.75, -3, ऐसे करते हुए आपकी ये सीरीज बन जाएगी। तो -1.25। अब देखो आप 10th क्लास में हो और बेसिक कैलकुलेशन है, 6th या 7th क्लास की कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा ज्यादा। तो -1.25, -1.50, -1.75, -2.0 एंड सो ऑन। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट टर्म एंड डी मींस कॉमन डिफरेंस। अब देखो पहला सवाल है इसका, राइट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, पहला पद मींस ए। देखो देखते ही पता लग रहा है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी। तो पहला पद ये हो गया आपका ए, इसके लिए a बराबर 3, a बराबर -5, a बराबर 1/3। फाइंड करना है केवल क्या, d। अब आपको दिया है कि ये पहले से AP है, तो आपको सिर्फ एक पद के लिए d निकाल लेना है, मतलब बाकी सब भी आपके फाइंड हो जाएंगे। तो पहले से दिया हुआ कि AP है, और अगर AP है मतलब सब में डिफरेंस कॉमन है। तो पहले के लिए देखिए, पहला पद है 3 और दूसरा पद 1,
गलती कभी नहीं करना है। 3 और 1 देख के आप 3 - 1 और 2 डिफरेंस लिख दोगे, सवाल गलत। 1 में से 3 अगले पद में से ही पिछला पद घटाना है हमेशा, यहां गलती नहीं करनी है। देखो 1 नंबर का सवाल है और आपको आते हुए गलती होती है इस टाइप की। क्या करेंगे जल्दबाजी में, 3 - 1 बराबर 2, या देख के लिख देंगे 2 कॉमन डिफरेंस 2। ये नहीं करना, डिफरेंस आएगा -2, तो ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान देना है इधर। तो यहाँ डिफरेंस मिल गया आपको -2। देखो यहां से भी अगर आप देखेंगे तो हम प्लस के 1 से चले गए माइनस के 1 पे। माइनस के 1 को और आसानी से आपको समझना है तो माइनस से 1 को आप समझ लीजिए कर्ज है हमारे ऊपर। जैसे ही माइनस का चिन्ह आएगा ये समझ लो कि ये हमारे ऊपर कर्ज हो गया। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। देखो हमारे पास 1 रुपया था और अब 1 रुपया कर्ज हो गया, मतलब 2 रुपए घाटे में चले गए। 1 भी हमारा चले गया और 1 हमें चुकाना भी है, तो डिफरेंस हो गया -2। यहाँ पे 1 रुपया कर्जा था, यहाँ 3 रुपया कर्जा हो गया, तो माइनस में 2। तो सिंपल है, डी हो गया आपका -2। अब यहां देख लीजिए, यहां भी सेम सवाल। -5 मतलब हम पे 5 रुपए का कर्ज था, -1 मतलब 1 रुपए का कर्ज रह गया। कितने का कर्ज चुकाया हमने, 4 रुपए का चुकाया, मतलब +4, क्योंकि -5 में 4 ऐड करेंगे तभी आएगा -1। अब यहाँ 1 रुपए का कर्ज था वो भी चुका दिया हमने और 3 रुपए हमारे पास आ भी गए, मतलब +4। और फिर नेक्स्ट आपको समझ में आ ही जाएगा, 3 + 4 बराबर 7, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4। अब इसके लिए देख लो, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 सभी फ्रैक्शन हैं। और फ्रैक्शन जब सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम क्यों लेते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट या हर को बराबर करने के लिए। अब ध्यान से देखेंगे यहां हर सभी में बराबर है, तो कैलकुलेशन और भी आसान है। एलसीएम लोगे या नहीं लोगे बात बराबर है। देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा, तो 3 जब एलसीएम है तो एलसीएम में आप इस डिनोमिनेटर को रख दो और 5 में से 1 को घटा दो, तो 4/3, या 9/3 में से 5/3 को घटा दो तब भी 4/3, यहां भी 4/3। तो डी बराबर 4/3, डी बराबर 4 और डी बराबर -2। सेकंडों में पता लगे ए क्या है और डी क्या है। अगला क्वेश्चन, विच आर द एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए इतना लंबा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल कठिन है या बड़ा है, कुछ नहीं। आपको देख के पता लगाना है कि एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो डी बताना है और अगले आपको 3 टर्म और लिखने हैं। देखो सिंपल है। अब किसी भी सवाल में आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि इतनी बेसिक कैलकुलेशन करके आप आए हो, सीधा हम लिखेंगे। ध्यान से देखिए ये एपी है या नहीं है। 2 और 5/2, 3 और 7/2। देखो 5/2 अभी पहले भी मैंने आपको बताया था, 5/2 का मतलब क्या है। 5 को हम कितनी जगह बांट रहे हैं, 2 जगह डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखेंगे 2.5, 2 से 1/2 या 2 से 1/2, तो 5/2 कितना ऐड हुआ, हाफ। इसके बाद 3 कितना ऐड हुआ, हाफ। इसके बाद 7/2, 7/2 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको डेसिमल में लिख लीजिए और इजी हो जाएगा। देखो 2, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, 3 और 3.5। अब शायद मुझे आगे बताना ही नहीं है, तुम्हें अपने आप पता कर लोगे कि क्या है। 2 के बाद 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, मतलब एपी है, एपी यस। डी बराबर 0.5। आगे की टर्म 4.0, 4.50 और 5.0। नेक्स्ट देखिए 3 + √2, 3 + 2√2। ये भी देखते ही पता लग जाना चाहिए। 3, 3 और 3 सभी में है,
यहां से यहां जाने पे ऐड हुआ √2 और यहां से यहां जाने में ऐड हुआ √2। कैसे √2 ऐड हुआ? 3 तो 3 प्लस √2 तो √2 ही ऐड हुआ। 3 प्लस 2 √2 मतलब √2 एक पहले था, एक √2 और ऐड कर दिया। तो ये भी आपकी एपी यस बी बराबर √2। और नेक्स्ट 3 प्लस एक ही √2 है, 3 प्लस 2 √2 है, तो आगे एक √2 ऐड कर दो, तो 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2। ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म हो गए। इसके बाद देखिए 0.2 और 0.22, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.02 का। अब ये कैसे है देखो, ये तो चौथी पांचवी क्लास की कैलकुलेशन है, दशमलव में प्लस माइनस कैसे करते हैं, फिर भी कर लीजिए भाई। अगला पद है आपके पास 0.22 और पहला है 0.2, तो 0.2 को 0.20 लिखेंगे तो डिफरेंस आ गया आपके पास 0.2 और 0। नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है? 2 0 लिखेंगे तो 0.200। अब देखिए डिफरेंस अलग अलग, डिफरेंस अलग अलग मीन्स एपी नहीं है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, सारे पद सेम है, बराबर है, तो डिफरेंस 0 और डिफरेंस 0 है मतलब एपी है, एपी यस। और डिफरेंस हो गया आपका 0। अगले 3 पद -1/2 -1/2 -1/2। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखो इसको देख के डरना नहीं है, ये भी सिंपल है। क्या करना है? इनके गुणनखंड कर लेने हैं अंदर और उसके बाद इसको चेक करना है माइनस करके कि डी कितना है। पहला है आपका पद √2 और अगला पद है √8। √8 को क्या लिखेंगे? देखिए √8 को √4 गुणा 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और 4 आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का रूट होता है 2, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है। अब देखिए √8 और √2 इन दोनों में डिफरेंस कितना है? अभी हमने सेम ऐसा ही सवाल किया है रूट वाला। सवाल कहां से लगा सर? ये रहा देखिए 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2, तो यहां पे √2 √2 √2 बढ़ते हुए जा रहा था, ये देखिए लिखा हुआ हमने। तो √2 और 2 √2, तो डिफरेंस कितना हो गया आपका? √2। अगले 2 पदों में देखिए अब है √8 और √18, दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो √18, देखो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, हमने माइनस इसमें से ही इसको किया है, यहां भी वैसे लिखते हैं √8 और √18। अब देखो √8 को हमने क्या लिखा है? 2√2। √18 को क्या लिखेंगे? 18 का गुणनखंड करिए तो √9 गुणा 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? भाई 18 को आप 9 गुणा 2 लिख सकते हैं क्योंकि 9 गुणा 2 बराबर 18 और 9 बाहर आ जाएगा क्योंकि 9 का पूरा पूरा रूट है 3, तो ये हो जाएगा 3√2। देखो ये तो चमत्कार हो गया। बहुत अलग अलग संख्या लिखी थी आपको यहाँ पे √2 √8 √18 √32, लेकिन जब यहां आपने देखा ये तो पैटर्न बन गया। √2 में एक √2 और बढ़ रहा था तो 2 √2 और 2 √2 में एक √2 और बढ़ा दिया हमने 3 √2।
तो यहां भी डिफरेंस कितना है, √2। अब इन दोनों में एक बार और देख लो, √18 और √32। √18 को अभी भी लिखा आपने 3√2 और √32 को मैंने लिख दिया 4√2। अब 4 क्यों लिखा ये आप लोग जानेंगे, आप फाइंड करेंगे कैसे लिखा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है √2। ये आपके लिए असाइनमेंट है, कैसे आया ये आपको फाइंड करना है, अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहां भी √2, यहां भी √2 और यहां भी √2, तो d बराबर हो गया आपका √2, d बराबर हो गया आपका √2। तो आगे के 4 पद लिख लेंगे, देखो 3√2, 4√2 तो 5√2, 6√2, 7√2। इस फॉर्म में आप लिख देंगे तब भी आपका सवाल सही है, नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इतना आपने किया है, एग्जामिनर को पता लग गया, मतलब आता है। और इसको आप सिंप्लीफाई कर के लिख देंगे तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। तो 5√2 को अगर हमें केवल रूट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 को जब रूट में लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 5 25 और 25 दूना 50, तो √50, 6 6 36 और दूना 72, √72, 7 7 49 और 49 दूना 98, तो रूट में 98। ये आपके नेक्स्ट 3 स्टेप और आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। चलते हैं 5.2 पे। देखिए एक सवाल और छूट गया, स्कोर कर लेते हैं, सिंपल है, यही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों का डिफरेंस 8, दोनों का डिफरेंस 16, दोनों का डिफरेंस 24। तो देखिए पैटर्न तो है लेकिन डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है। आगे जाके आपके कंपटीशन में रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये एपी नहीं है। चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। 5.2 से पहले हम थोड़ा एक बेसिक देख लेते हैं। देखिए आपने पढ़ी है एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए क्या है आपका प्रथम पद या फर्स्ट टर्म ए, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, ये हो गया आपका डी। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते करते मान लो डायरेक्ट हमें पता करना है कि इसका 50वां पद क्या होगा, 50वीं टर्म क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, डी 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 ऐड करते जाएंगे 50 तक, नहीं। यहां ध्यान से देखिए एक पैटर्न है हर पद के लिए। पहले पद को छोड़ दो आप, दूसरे पद के लिए आपको एक बार डी ऐड करना पड़ा है, थर्ड पद के लिए आपको डी 2 बार ऐड करना पड़ा है, ठीक। ऐसे ही चौथे पद के लिए आपको डी 3 बार ऐड करना है, 5वें पद के लिए डी 4 बार ऐड करना है। तो अगर मान लो 50वां पद आपको फाइंड करना है तो डी को कितनी बार ऐड करेंगे हम, सिंपल 49 बार। तो पैटर्न यही है, nth टर्म या nवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस डी ऐड करेंगे कितनी बार, nवें टर्म से एक कम बार। अगर 50वां है तो 49 बार, 30वां है 29 बार, 29वां है 28 बार, मतलब n-1, n-1। तो आपका nवां पद आ गया a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला बन गया an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। पूरी आपकी 5.2 एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। और देखो ये फॉर्मूला हमने रट के याद नहीं किया, ये हमने समझ के बनाया है अपने आप। अब हम यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखते हैं और उनको
सोल्व करते हैं। अब ये आपको सब समझ में आ गया है, इसको लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसी के बेस पे आपके सवाल है तो ज्यादा इजी होगा आपको समझने में। क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद सोल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक टेबल दी है और टेबल में आपके पास 4 चीजें हैं, ए, डी, एन और ए एन। उनमें से एक चीज कोई भी गायब है तो आपको बाकी की 3 इस फॉर्मूले में रखनी है, आपको चौथी फाइंड हो जाएगी। एक देख लेते हैं कोई सा भी, मान लीजिए ए एन का तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए एन के अलावा जिसमें पूछा है कुछ वो देखते हैं। सेकंड, इसमें दिया है आपको a बराबर -18, डी आपको फाइंड नहीं है, n बराबर है आपके पास 10 और ए एन बराबर है 0। ए एन डी और ए एन, उसमें से कोई भी 3 पैरामीटर आपको दिए हैं और चौथा फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले में जैसे ही आप बाकी 3 पुट करोगे आपके पास चौथा मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आप ले लेते हैं, ए एन वाला हमने नहीं लिया क्योंकि ए एन का सीधा सीधा फॉर्मूला है। यहां देखिए आपको ए दिया है पहला पद कितना है -18, डी आपको फाइंड करना है, एन दिया है 10, एन का मतलब हो गया कि कितने पद है मतलब 10, और ए एन का मतलब है एनवां पद मतलब 10वां पद, मतलब 10वें नंबर पे जाके इस सूची में कौन सा नंबर होगा, और ये दिया है हमें 0। तो इन सबको आप फॉर्मूले में लिख दीजिए, ए एन बराबर 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन है आपका 10 -1 इंटू डी फाइंड करना है। अब इसको सोल्व कर लो, -18 को इधर लाएंगे तो प्लस के 18 बराबर 10 -1 और 10 -1 को आप करेंगे तो 9 डी, और डी के लिए आप 9 का इधर ट्रांसफर कर दो तो डी बराबर हो गया आपका 18/9 बराबर 2। कितना होगा 2, मतलब प्लस के 2, तो माइनस के 18 -16 -14 -12 ऐसे करके 10वें नंबर पे आ जाएगा आपका 0। वैसे भी जब 10 बार ऐड करेंगे तो 10 दूना 20, तो यहां 9 बार ऐड करना है क्योंकि 10वां पद है, तो 9 दूनी 18 और 18 और माइनस के 18 0। ठीक है, तो आपका पहला सवाल या वो टेबल आप खुद फिल कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला में रखेंगे और आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो भी पैरामीटर आपके पास नहीं है। ठीक, देखिए पहले कुछ सवाल मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, इनको सोल्व करेंगे। सभी में यही फॉर्मूला यूज आना है, सवाल को थोड़ा सा समझ लेना है बस कैसे करेंगे। पहला सवाल है आपके पास एक एपी दी है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, और आपको फाइंड करना है इसका 30वां पद मतलब 30th टर्म। आपको कर लीजिए, ए बराबर 10, बी बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए ध्यान से, डिसेंडिंग ऑर्डर है मतलब घटते हुए क्रम में, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3, तो डी बराबर हो जाएगा -3। दोबारा कह रहा हूं आपको चिन्ह में गलती नहीं करनी है, नहीं तो आता हुआ सवाल आपका गलत हो जाएगा बस जल्दबाजी की वजह से। ठीक, ए हो गया, डी हो गया, एन हमें दिया है 13th 30 पद है मतलब, तो 30वां फाइंड करना है, तो एन बराबर 30, तो ए एन बराबर, अब आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे खुद और सोल्व करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर भी देख लीजिए, ए 10 प्लस n -1, अब यहाँ n -1 करके सोल्व नहीं करेंगे, फॉर्मूला लिखा है n मतलब 30 और 30 में से 1 घटाएंगे तो 29, d -3, तो 10 प्लस 29 गुना 3 करो तो माइनस के 87 और प्लस के 10 बराबर माइनस के 70। ठीक है, फाइंड मिसिंग टर्म। अब यहां पे देखो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो 2 में एक बार डी आना चाहिए था, फिर यहां पे एक और डी मतलब 2 में 2 बार डी, तो यहां पे 1 बार डी और यहां पे 2 बार डी, तो इन दोनों टर्म के बीच में जो अंतर है उसका आधा यहां पे होना चाहिए नहीं, ये मैं आपको कॉमन बता रहा हूं। 2 से सीधा गया 26, तो कितने का डिफरेंस हुआ आपके पास 24 का, और 24 का आधा हुआ 12, तो यहां आ जाएगा आपका 2 + 12 मतलब 14 + 12
और +12। तो यहाँ आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी फॉर्म में दिया है। आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है तो आप ये तरीका लगा सकते हैं या फिर ये तरीका लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको a दिया है और आपको n दिया है। n मतलब कितने पद हैं? 3, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा। और a n दिया है, तीसरा पद, मतलब आपके पास 26। तो ये सब करके आप फाइंड करेंगे d, और d फाइंड हो जाएगा तो आपको ये मिडिल टर्म मिल जाएगी। लेकिन यार 3 ही टर्म है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, -4, उसके बाद 4 टर्म छोड़ दी और फिर आपके पास 6। तो a बराबर -4, n बराबर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 पद हैं। और an छठे नंबर पे क्या है? 6। तो an भी आपके पास हो गया 6। d नहीं है तो d फाइंड कर लीजिए। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो an को सीधा लिखिए 6 बराबर a हो जाएगा आपके पास -4, और n माइनस 1, n है 6 तो 6 में से 1 करेंगे 5 इंटू डी। 4 को इधर ले आओ, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा तो 10, और जब ये 5 इधर लाएंगे तो बटे 5, डी हो गया 2। 2 2 ऐड करते जाओ, तो -4 में 2 ऐड करेंगे तो -2। वही कर्ज वाला सिस्टम याद रखो, यहाँ पे 4 रुपए का कर्जा है, 2 रुपए उतारेंगे -2, फिर 2 उतार देंगे 0, फिर 2 रुपए हमारे पास, फिर 2 में और 2 हमारे पास, और के बाद 6। सिंपल है। तो ऐसे ही आपको ये सवाल सोल्व करना है। इसमें क्या है? विच टर्म इज 78। अब आपको यहां पे an दिया है, an बराबर 78। a बराबर आप लिख देंगे 3, और d बराबर आपको पता है यहां 5। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं कि कितने इसमें टर्म है। ठीक है, तो n फाइंड हो जाएगा इस फॉर्मूले से। इसके बाद आपके पास ये है 205, तो इसमें भी आपको कितने टर्म है ये फाइंड करना है। क्वेश्चन है ये, देखिए इंपॉर्टेंट है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। ध्यान से देखिए, घटते हुए क्रम में है। ठीक, अब घटते हुए क्रम में है तो आगे की जो संख्याएं आएंगी एपी में वो माइनस होंगी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि -150 आए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो घटते हुए क्रम में है तो 11 के बाद 8 आया है, लेकिन 10 और 9 इस एपी का हिस्सा नहीं है। 8 के बाद 5 आया है, 6 और 7 इस एपी का हिस्सा नहीं है। 5 के बाद 2, और 2 के बाद में क्या आएगा? सीधा 3 3 का क्रम है, तो -1, -4, -7 ऐसे ही आएगा। तो देखो -2 और 3 नहीं है, -5 और 6 नहीं है, ऐसे ही -8 और 9 नहीं होंगे। लेकिन क्या 150 तक हम ऐसे लिखते हुए जाएंगे? नहीं। अब हमें यह फाइंड करना है कि -150 इसका कोई टर्म है या नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, यहां लिख लीजिए a, d कितना है? 8 में से 11 माइनस करेंगे तो -3। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, है या नहीं है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि है। ठीक है, अगर हमारी बात गलत होगी तो नहीं है, और अगर हमारी बात सही है तो है। ठीक है, तो सपोज -150 इज nth टर्म ऑफ एपी। भाई अगर है भी तो कौन से नंबर पे है हमें तो पता नहीं है, तो मान लीजिए nth टर्म है, मान लो nवें नंबर पे आती है। तो फॉर्मूले में इनको फीड कर दीजिए। an बराबर फॉर्मूला लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ an बराबर हो गया -150। देखो an क्यों लिखा हमने? nth टर्म ऑफ द एपी हमने इसको मान लिया है कि ये an है 150, लेकिन कौन से नंबर पे है ये हमें पता नहीं है। तो n हमें पता नहीं है, फॉर्मूले में रखिए -150 an a 11 n -1
अब n हमें पता नहीं है तो n को n ही लिखेंगे, तो n माइनस 1 इंटू डी, और d है आपका माइनस के, चिन्ह कभी नहीं भूलना है भाई। माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिखा तो ये -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा और सवाल गलत। तो गलतियां छोटी छोटी नहीं करनी है। देखिए सोल्व करिए। सॉरी यहां हमने कुछ गलत लिखा है क्या, ये हो जाएगा आपका 11 प्लस, ठीक है। जब सोल्व करेंगे तो पहले 11 इधर आएगा माइनस में, -161। अब ये क्यों होगा ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद -3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो -3। अब बचेगा n माइनस 1, -161 में 3 से डिवाइड करो, देखे तो 3 5 15 और 3 3 9, पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इस -1 को इधर लिया और तब सोल्व करो। देखो ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो 161/3 + 1, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 164/3। सोल्व करो तो 12.328, तो ये आपके पास आया। तो n की वैल्यू आई हमारे पास 54.66, और n क्या है, पदों की संख्या। अब ये बताइए कि किसी श्रेणी में पहला पद हो सकता है, दूसरा पद हो सकता है, तीसरा पद हो सकता है, चौथा पद हो सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 1.5वां पद होगा, 2.5वां पद होगा, 3.5वां पद होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। पदों की संख्या डेसिमल में नहीं हो सकती भाई। पहला दूसरा तीसरा पदों की जो संख्या है वो पूर्णांक होगी, इंटीजर होगी। डेसिमल में पदों की संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है पहले पद के बाद सीधा दूसरा ही पद आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा। लेकिन ये नहीं है कि चौथे के बाद 4.5वां पद भी आ जाएगा, 4.5 के बाद 5.5वां पद आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के हमारा एजम्पशन गलत है। मतलब ये जो -150 है ये nth टर्म इसकी नहीं हो सकती। कुल मिला के -150 नॉट ए पार्ट ऑफ दिस एपी, ठीक है। तो -150 इस एपी का टर्म या इस एपी का पद नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 31st नंबर टर्म ऑफ एपी। मतलब किसी एपी का 31st टर्म मतलब 31वां पद। कब? जब 11वां पद है आपके पास 38 और 16th पद है आपके पास 73। देखिए किसी भी श्रेणी का मान लो nवां पद आपको फाइंड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, n होना चाहिए और d होना चाहिए। n हमारे पास है, कैसे? 31वां पद हमें फाइंड करना है, तो आपके पास n बराबर तो हो गया 31, बट a और d आपके पास नहीं है, तो हम यहां फाइंड करेंगे a और d। देखो d1 38 बराबर a प्लस 10d एंड 73 बराबर a प्लस 15। अब देखो ये कैसे आया, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 11th टर्म मतलब a11 11वां पद, और 11वां पद है आपके पास 38, तो हमने सीधे लिख दिया यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला हमने एक ही बार लिखा हुआ है ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े। तो an हो गया आपके पास 38, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n है यहाँ पे 11, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10d। वैसे ही 16वें पद के लिए 16वां पद है 73, a प्लस n माइनस 1 मतलब 15d। अब ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए a और d। अब पिछली एक्सरसाइज जो आपने पढ़ी है वो याद करिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वही कंडीशन है आपके पास यहाँ पे, और इस समीकरण युग्म को आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करिए। विलोपन विधि यहां हम लगाते हैं, तो विलोपन के लिए हम क्या करेंगे,
देखो एक चर पहले से बराबर, हम क्या करते थे विलोपन में, कोई भी जो एक चर है उसका कोफिशिएंट बराबर करते थे और एक में से दूसरी को घटा देते थे। तो हम यहाँ घटाएंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ऐसा क्यों करेंगे कि दो में से एक घटानी है, एक में से दो नहीं घटानी, क्योंकि ध्यान से देखिए एक में आपके पास नंबर छोटे हैं और सेकंड में आपके पास नंबर लार्जर हैं, मतलब बड़े हैं। तो बड़े में छोटा घटाएंगे पॉजिटिव नंबर आएगा, सिर्फ इसलिए ताकि माइनस का चिन्ह ना आए। आप एक में से दो घटाएंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो 73 बराबर a प्लस 15d माइनस बराबर a प्लस 10d। माइनस 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 से माइनस कट जाएगा, 15 में से 10 गए तो 5d और 73 में से 38 गए तो 35। ठीक है, 13 8 5 40 35। ठीक है, तो d बराबर हो गया आपके पास 35/5 बराबर 7। देखो हमारे पास यहाँ क्या क्या नहीं था, a और d, n था। 31वां पद फाइंड करना है तो n बराबर 31, तो d हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, d बराबर हो गया 7। अब इस d को पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपके पास मिल जाएगा a। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 38 बराबर a प्लस 10 और d की वैल्यू हो गई 7। यही सोल्व कर लो, 10 गुणा 7 करेंगे तो 70 और 70 को इधर लाएंगे तो -70 और 38 माइनस 70 करेंगे तो आपके पास कितने आएंगे 32 माइनस के 32। अब a हो गया आपके पास -32, a हो गया आपके पास -32। अब आप 31वां पद इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए an मतलब a 31वां पद बराबर a क्या है -32 प्लस n माइनस 1 मतलब 31 माइनस 1 तो 30 और d क्या है 7। कैलकुलेशन कर लो, 210 प्लस माइनस के 32, तो इसमें से माइनस कर लो, पहले 10 घटाओ फिर 22 घटाओ तो 78, तो 178। इकतीसवां टर्म हो गया 178। सेम पैटर्न आपका इस क्वेश्चन में है, सेम पैटर्न आपका इस क्वेश्चन में है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, कितने पद हैं 50। थर्ड टर्म दी हुई है 12 और लास्ट टर्म देखो यहां सिर्फ आपको थोड़ा सा घुमाया है, बाकी कुछ नहीं है। लास्ट मीन्स 15th में कितने टर्म है 50 और 50 में भी लास्ट मतलब 50वां, तो फाइंड 29th। अब देखिए सेम वैसा ही सवाल बनाया नहीं, 11th 16th दी थी मतलब 11वीं और 16वीं, या तीसरी और 50वीं दी है, या 31वीं फाइंड करी थी या 29वीं फाइंड करनी है। तो सेम यही तरीका लगाना है, तीसरी के लिए एक इक्वेशन 50वीं के लिए एक इक्वेशन, दोनों को सोल्व करेंगे, डी फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे और दोनों फाइंड करने के बाद में A29। तो ये आपके लिए होमवर्क या प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड टर्म और 9th टर्म। अब यहां थोड़ा सा घुमाया है, विच टर्म इज 0, मतलब आपको ए एन की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है ए एन की। तो यहां जब हम लास्ट में फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो बाकी सब वैसे ही करना है, दो इक्वेशन बनेगी आपकी, थर्ड के लिए 9th के लिए, डी फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे और उसके बाद जब यहां रखेंगे तो आपको एनवा पद दिया है 0, तो ए एन को लिखेंगे 0, ए की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे और कौन सा टर्म मतलब एन, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां मैं लिख देता हूं आपके पास ए एन बराबर 0 और एन आपको फाइंड करना है। तो सेम मेथड यूज करना है, दो इक्वेशन बनेंगी ए डी और उसके बाद फॉर्मूला रखेंगे, इसमें ए एन की वैल्यू रख देंगे तो एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए प्रैक्टिस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए
17th term of an AP exceed its 10th term by 7। देखने में ही सवाल बहुत इजी लग रहा है, ध्यान से देखें। तो फाइंड CD, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको D फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या फाइंड करना है आपको? D। देखो गिवन A17 बराबर एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब 10वीं टर्म में अगर 7 जोड़ देंगे तो हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी? 17वीं। तो गिवन A17 बराबर A10 प्लस 7। अब देखो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला तरीका तो हम बाद में यूज करेंगे, पहले अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं। कौन सा पद है? 17वां। और कौन से पद से? 10वें पद से ज्यादा। देखो पदों की संख्या में कितने बढ़ रहे हैं हम? 7। और कितना ज्यादा है? 7। मतलब 10 से 17वें पद पे जा रहे हैं और 7 ही बढ़ रहा है, तो बताओ डिफरेंस 1 आएगा कि नहीं? क्योंकि जब 10वें पद से 17वें पे जाएंगे और केवल 7 बढ़ेंगे तो हर पद पे एक 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 बढ़ाते जाएंगे, तो एक एक बढ़ाते जाएंगे, मतलब D हो गया आपका 1। ये तो था कॉमन सेंस वाला मेथड, ये आपको सवाल पढ़ा और आंसर दे दिया तुरंत। ये है कैलकुलेशन वाला मेथड, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बना ली, क्वेश्चन के हिसाब से A17 बराबर A10 प्लस 7। अब A17 क्या होगा आपका? A प्लस 16D। अब ये कैसे आएगा ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। A9 क्या होगा? A प्लस 9D। ये भी कैसे आएगा ये भी नहीं बताएंगे। प्लस 7, सबको एक पक्ष में ले आइए। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D माइनस 7 बराबर 0। कैसे हुआ ये? जब इन तीनों को इस पक्ष में लाएंगे तो तीनों का निशान चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, प्लस A माइनस A 0, 16D माइनस 9D तो 7D और माइनस के 7 बराबर 0। तो D बराबर हो गया आपके 7/7। कैसे हुए? माइनस का 7 इधर जाएगा प्लस और ये 7 जाएगा डिवाइड में। इतनी कैलकुलेशन बिना किए हमने यही बता दिया कि D बराबर कितना है? 1। तो यही आपको अपना दिमाग चलाना है बस। और दिमाग चलाने में गलती नहीं करनी है। दिमाग जब चलाते हैं तो जल्दबाजी होती है और जल्दबाजी में गलती होती है। तो दिमाग चलाना है बट केयरफुली, गलती नहीं करनी। तो सिंपल सी बात है, 10वें पद से 17वें पद पे जा रहे हैं और 7 बढ़ जा रहे हैं, तो पदों की संख्या में भी 7 की वृद्धि और पद के मान में, मतलब पद की वैल्यू में भी 7 की। तो एक 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 करके 7 बार हम यहाँ बढ़ जाएंगे। तो D बराबर हो गया आपका 1। तो D फाइंड हो गया। आपके क्वेश्चन 10 कंप्लीट। देखो लगभग। तो धन्यवाद। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।